हम लोग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले हमने सबसे पहले कार्डियोटॉनिक्स के बारे में कवर करा। अब कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आती है ड्रग्स की, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है, ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है, और हाइपरटेंशन पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रेशर ब्लड वेन्स और आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर लगाता है, या फिर जो प्रेशर हमारे पास हार्ट के ऊपर आता है हमारे ब्लड को पंप करवाने के लिए, वो होता है हमारे पास ब्लड का प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हमारे पास दो टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब बेसिकली हमारे पास ब्लड प्रेशर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये बेसिकली हमारे पास प्रेशर्स हैं जो हार्ट के ऊपर हमारे पास आते हैं। जब हमारे पास जो ब्लड है वो हमारे पास हार्ट के अंदर आता है, और फिर उसके बाद हमारे पास जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे पास क्या हो जाता है, जो ब्लड है वो हमारे पास वेन्स और आर्टरीज के अंदर चला जाता है, और हार्ट जो है वो फॉर अ स्प्लिट सेकेंड हमारे पास क्या हो जाता है, एक बार एम्प्टी हो जाता है, या फिर उसके अंदर कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहता है, लेकिन मेजर जो पोर्शन ऑफ ब्लड है वो हमारे पास वेन्स और आर्टरीज के अंदर आ जाता है। तो जो नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज हमारे पास सिस्टोल के केस में इट इज 120 mmHg, और हमारे पास डायस्टोल के केस में 80 mmHg। तो 120/80 mmHg का तो जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पास नॉर्मल माना जाता है, 120/80 mmHg। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमारे पास नॉर्मल माना जाता है। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर इस रेंज से हमारे पास ऊपर चला जाए, जब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg से ऊपर चला जाए, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और जब हमारे पास 120/80 mmHg से ब्लड जो नीचे चला जाए, तब हम कहते हैं उसको हाइपोटेंशन। अब जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पास कार्डियक आउटपुट के ऊपर और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है। हमारा जो हार्ट है वो हमारे पास कितना ब्लड पंप कर रहा है इन अ गिवन सेकेंड, या फिर हमारे पास 1 मिनट के अंदर ब्लड कितना हार्ट को पंप कर रहा है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट के ऊपर हमारे पास डिपेंड करेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है, और उसके अलावा हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कितनी है। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, हमारे पास जब हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास जब कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हो ब्लड फ्लो के अंदर, तो वो हमारे पास किस में ऐड करता है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के अंदर। तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट मिलके हमारे पास ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास एज के साथ और स्टेट ऑफ हेल्थ के साथ, और उसके अलावा हमारे पास कुछ कंडीशंस और के अलावा हमारे पास जो है वो बीपी जो है वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है या फिर जो ह्यूमन है उसकी एज कितनी है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो हेल्दी है, या फिर उसके पास जो पर्सन है वो हमारे पास ओबीज तो नहीं है, या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास अंडरवेट तो नहीं है। अब हमारे पास जो ये ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस होते हैं, वन ऑफ द हमारे पास ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आता है जब कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि जब वो हमारे पास पेशेंट हमारे पास लाइंग फॉर्म में हमारे पास लेटा हुआ, तब वो उसका जो ब्लड प्रेशर है जैसे ही वो अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना पोस्चर चेंज करता है, तब क्या हो जाता है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो इमीडिएटली फॉल कर जाता है। तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होती है हमारे पास, जब when a person fails to adjust his blood pressure when he is from one portion with lying to the erect position, BP falls, and this is called as postural hypotension.
जब कोई एक पेशेंट या पर्सन अपना ब्लड प्रेशर को एडजस्ट ना कर पाए पोस्चर के चेंज होने के साथ, तब हमारे पास अगर जैसे कोई पेशेंट लेटा हुआ है और जैसे ही वो हमारे पास स्टैंड अप हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी कि पोस्चर के चेंज होने के बाद हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाए। तो अब हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास सिंपैथोमिमेटिक इनहिबिशन करती है और वेसोडाइलेशन कर देती है, वो हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन को कॉज करती है। सो पोस्चरल हाइपोटेंशन या तो हमारे पास किसी रीजन की वजह से हो सकती है। अगर ड्रग्स की बात करें तो जो ड्रग्स हमारे पास सिंपैथोमिमेटिक या जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी अगर हमारे पास इनहिबिशन कर दे तो हमारे या फिर वेसोडाइलेशन कॉज कर दे, तो उस केस में हमारे पास पेशेंट्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज हो जाती है। अब कुछ कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो परसिस्टेंटली हमारे पास इंक्रीज कर जाता है और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो 140 mmHg तक पहुंच जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जब हमारे पास 120-80 mmHg से जब ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज होता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जब 120/80 mmHg से जब जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास 140/90 mmHg तक पहुंच जाए, तब इसके केस में हमारे पास क्या हो जाता है, जो पेशेंट है बोला जाता है कि उसको हाइपरटेंशन की डिसीज है, यानी कि जो उसका ब्लड प्रेशर है वो परसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली हमारे पास जो है वो हमारे पास हाई लेवल्स पे रहता है। अब जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है हाइपरटेंशन मेजर करने का। जब हमें हाइपरटेंशन होने का या ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने का डेफिनेटिव कॉज पता होता है तब वो हाइपरटेंशन होती है हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन। और जब हमारे पास जैसे कि अगर डेफिनेटिव कॉज पता है कि हमने किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास इडियोपैथिक या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो उस पेशेंट के अंदर हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। और जब हमें ब्लड प्रेशर राइज होने का या हाइपरटेंशन कॉज होने का हमारे पास जो कॉज है वो हमें नहीं पता होता, या फिर हमारे पास जो कॉजेज है वो हमारे पास प्रेगनेंसी की वजह से या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या फिर रीनल डिसीज की वजह से या फिर हमारे पास ओबेसिटी की वजह से अगर हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज हो जाए तब उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, जिन पेशेंट्स के अंदर हमें इनिशियल कॉज या फिर प्राइमरी कॉज जो डेफिनेटिव कॉज है हमारे पास जब हमें पता नहीं होता तब उन केस में हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमारे पास प्राइमरी या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कॉज होती है। और जिन पेशेंट्स को हमारे पास कॉज पता होता है और कॉज हो सकता है जैसे कि रीनल डिसीज की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या फिर ओबेसिटी की वजह से हमारे पास अगर ब्लड प्रेशर राइज कर जाए तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हमारे पास दो टाइप के हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे पास कॉज नहीं पता होता, सेकेंडरी के अंदर हमें कॉज पता होता है। अब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स यानी कि जो फैक्टर्स हमारे पास ब्लड प्रेशर को फर्दर इंक्रीज करते हैं और हमारे पास वर्सन कर देते हैं कंडीशंस को या फिर और भी ज़्यादा खराब कर देते हैं कंडीशंस को, वो हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं हाइपरटेंशन के। और हाइपरटेंशन के केस में हमारे पास ओबेसिटी एक हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। उसके अलावा हमारे पास अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग और हमारे पास पॉलीसाइथीमिया, नसेड्स का यूज, ये सारे हमारे पास क्या करते हैं, हाइपरटेंशन कॉज कर देते हैं। अब इररिस्पेक्टिव कि हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन है पेशेंट को या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है पेशेंट को, ये जो हमारे पास हाइपरटेंशन है ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डिजेनरेटिव डिसीज है
और ये फर्दर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है, जैसे कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास रेटिना के अंदर हमारे पास डैमेज हो सकता है। हम जो पर्सन है वो हमारे पास उसके अंदर पहले ब्लर्ड विजन हो जाएगी, फिर अल्टीमेटली हमारे पास ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और उसके अलावा हमारे पास जो जब अगर सेरिब्रल चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर डैमेज हो सकता है, जो कॉरोनरी वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हमारे पास ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाते हैं, हार्ट तक सप्लाई करते हैं, उनके अंदर डैमेज हो सकता है। हमारे पास जो ड्रग्स, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या आती है, जो ड्रग्स ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल वैल्यू में लेके आने में हेल्प करती है, वो ड्रग्स होती है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। द ड्रग्स विच हेल्प इन ब्रिंगिंग द ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल वैल्यूज इज नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है हमारे पास, ऐसी ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल रेंजेस में लेके आती है, यानी कि 140/90 mmHg से जब ब्लड प्रेशर हमारे पास 120/80 mmHg तक पहुंच जाता है, तो वो ये ड्रग्स हमारे पास कौन सी ड्रग्स होंगी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ये हमारे पास मेजरली वर्क कैसे करती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट के अंदर चेंज लेके आएंगी, या फिर पेरिफेरल जो हमारे पास वैस्कुलर रेजिस्टेंस है उसके अंदर चेंज लेके आएंगी, या फिर हमारे पास जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज लेके आएंगी। तो इन चीज़ों को अल्टर करके हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसको वापस नॉर्मल रेंजेस पे लेके आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो कैसे अपना एक्शन शो करती है, हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को टोटल 10 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, और जो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट होती है वो हमारे पास 11 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होती है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास आती है दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस कुछ ड्रग्स हमारे पास होती है जो कि डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके एक्ट करती है और हमारे पास ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल रेंजेस के अंदर लेके आती है। तो उसके अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है दैट इज क्लोनिडीन, गुआनाबेंज, गुआनाफिसिन और मॉक्सोनिडीन, और उसके अलावा हमारे पास मिथाइल डोपा। नेक्स्ट जो क्लास है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो हमारे पास प्रेजेंट होता है उसके अंदर ब्लॉकिंग करके जो ड्रग्स हमारे पास हाइपरटेंशन को या ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंजेस तक लेके आती हैं वो हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर आती है। अब गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास ट्राइमेथाफैम और पेंटोलिनियम जैसी ड्रग्स आती है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। अब एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास गुआनएथिलीन, गुआनाड्रिल, बेथैनिडीन जैसी ड्रग्स आती हैं। हमारे पास जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं डायरेक्टली एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स को ब्लॉक करती हैं, एड्रेनालिन का हमारे पास जो रिलीज है उसको स्टॉप करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो ड्रग्स हमारे पास उनको ब्लॉक करती हैं। अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स जब हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स करा था तब हमने डिटेल में भी पढ़ा था कि हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं और मिक्स्ड ब्लॉकर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्राजोसिन, लाबेटालोल हमारे पास ड्रग्स आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज वेजोडाइलेटर्स। अब जो वेजोडाइलेटर्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल लेकर आते हैं। अब जब हमारे पास ब्लड प्रेशर डायलेट हो जाएगी तो वो क्या करेंगी, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। और वेजोडाइलेटर्स के अंदर हमारे पास हाइड्रालाजीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जैसी ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट फॉल कर जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास वेरापामिल, डिल्टियाजिम जैसी ड्रग्स आती है। नेक्स्ट है हमारे पास डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स के अंदर हमारे पास ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करा देते हैं।
ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। अब डाययूरेटिक्स के अंदर हमारे पास थायाजाइड डाययूरेटिक्स, लूप डाययूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड जैसी ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के अंदर हमारे पास कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल जैसी ड्रग्स आती हैं। बेसिकली ये हमारे पास एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन नहीं होने देती। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसके अंदर हमारे पास टेल्मिसार्टन, लोसार्टन जैसी ड्रग्स आती हैं। अब ड्रग्स एक्टिंग रिफ्लेक्सली, हमारे पास रिफ्लेक्स का यूज करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराने में जो ड्रग्स हमारे पास हेल्प करती हैं वो हमारे पास इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर हमारे पास किटानेसरीन और उसके अलावा हमारे पास विराट्रम जैसी ड्रग्स आती हैं। लास्टली हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है जिसके अंदर हमारे पास डाइट के अंदर चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस और हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास बोला जाता है। सो बेसिकली हमारे पास 11 ट्रीटमेंट्स हैं या 11 टाइप्स ऑफ, जो हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज किए जाते हैं और हम सारे एजेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास जो हमारे पास आती है, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती है? क्लोनिडीन, ग्वानाबेंज, ग्वानाफिसिन और मिथाइल डोपा, और उसके अलावा हमारे पास मॉक्सोनिडीन ड्रग आती है। तो अब जो ये क्लोनिडीन ड्रग है, क्लोनिडीन हमारे पास डायरेक्टली एक मॉडरेट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। और हमारे पास जो क्लोनिडीन ड्रग है ये हमारे पास जब हम आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं या फिर इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब हमारे पास शॉर्ट हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर फॉल हो जाता है और जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। अब ये जो हमारे पास जगह है ये एक्ट कैसे करती है हमारे पास? बेसिकली जो क्लोनिडीन ड्रग है, क्लोनिडीन हमारे पास अल्फा 2 सिलेक्टिव हमारे पास एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती है। अब अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है तो ये क्या करती है हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है नर्व एंडिंग से उसको ब्लॉक करवा देती है। और जब हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है वो ब्लॉक हो जाता है तब हमारे पास अल्टीमेटली सीएनएस के अंदर जो इफेक्ट है वो क्या आ जाता है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब जब हमने पढ़ा था कि जो नॉरएड्रेनालिन होते हैं, नॉरएड्रेनालिन हमारे पास क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन हमारे पास जो हमारे हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करता है और जब हमारे पास उनके साथ जाके बाइंड करता है हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हार्ट के स्टिमुलेशन से हमारे पास जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हमारी जो क्लोनिडीन ड्रग है या फिर जो हमारी ड्रग्स हैं जो एक्ट करती हैं हमारे पास सीएनएस के थ्रू, ये हमारे पास कैसे एक्ट करती है? बेसिकली हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है इन द बॉडी फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स उसको हमारे पास इनहिबिट कर देती है। नॉरएड्रेनालिन रिलीज नहीं होता तो हमारे पास हार्ट स्टिमुलेट नहीं होता, हार्ट स्टिमुलेट नहीं होता तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं करता और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है। इसलिए हमारे पास जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस है ये हमारे पास जो क्लोनिडीन ड्रग है वो हमारे पास क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है यानी कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है और हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है उसके अंदर फॉल करा देती है। अब जो मेन साइट ऑफ एक्शन होता है हमारे पास वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्लोनिडीन के केस में। अब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर के फॉल के अलावा और हार्ट रेट के अंदर फ्लोल के अलावा हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। जो हमारे पास अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास क्लोनिडीन का जो इफेक्ट है उसको हमारे पास इनहिबिट करते हैं या एंटागोनाइज करते हैं। अब जो क्लोनिडीन ड्रग है वो हमारे पास वेल एब्जॉर्ब हो जाती है गट से और एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के अंदर और सीएनएस को हमारे पास इजीली पेनिट्रेट कर सकती है। हमारे पास क्लोनिडीन कुछ साइड इफेक्ट्स हमारे पास
शो करती है, जैसे कि सिडेशन कॉज करती है, डिजीनेस कॉज करती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज करती है, हमारे पास नोजिया, इंडाइजेशन और इम्पोटेंसी कॉज करती है। उसके अलावा वेट गेन, नाइटमेयर्स जैसे हमारे पास कंडीशन आते हैं। और जब हम क्लोनिडीन का विड्रॉल कर देते हैं या क्लोनिडीन अगर हम पेशेंट को किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और क्लोनिडीन हमारे पास स्टॉप कर देते हैं अब्रप्टली, तो हमारे पास रीबाउंड हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है पेशेंट के अंदर। अब जो क्लोनिडीन है ये हमारे पास एसेंशियल हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है, माइल्ड से मॉडरेट डिग्री के अंदर, और हमारे पास माइग्रेन के अंदर भी क्लोनिडीन यूज की जाती है। जो हमारे पास डोज दी जाती है वो 0.05 से लेके 0.1 mg 2 to 4 टाइम्स डेली हमारे पास क्लोनिडीन की डोज दी जाती है। अब उसके अलावा जो हमारे पास ड्रग्स है, गुआनाफेंस है, गुआनाबेंजीन है, और हमारे पास मिथाइल डोपा है। ये जो सारे ड्रग्स हैं इनका जो हमारे पास एक्शन है वो सिमिलर है। अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, हमारे पास जो नॉरएड्रेनालिन का रिलीज है उनको स्टॉप कर देती है, और नॉरएड्रेनालिन का जब रिलीज हमारे पास स्टॉप हो जाता है तब हमारे पास जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है और जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है। और उसके अलावा अब जो हमारे पास मॉक्सोनिडीन ड्रग होती है वो हमारे पास सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है, और ये हमारे पास जो सिंपैथेटिक सेंट्रल सिंपैथेटिक ड्राइव होती है उसको डिक्रीज करती है और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है। इसका एक्शन हमारे पास क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा के जैसा ही है, और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास कॉमन है इन सारे एजेंट्स के अंदर, सिडेशन, डिजीनेस, कंफ्यूजन और वेट गेन के जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। सो विद दिस जो आपकी पहली क्लास है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो हमारे पास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में। थैंक यू।